और आइए आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं यूपी में एनकाउंटर पर हो रहे हंगामे की। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा सरकार में पुलिस को छूट है। यही छूट और योगी फोर्स का एक्शन विरोधियों को परेशान कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा पर आज सीएम योगी ने विरोधियों को क्लियर मैसेज दिया और मैसेज ये कि प्रदेश में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और एनकाउंटर दोनों जारी रहे। तो सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। एक शरीर में कहीं गोली लग सकती है, पैर में गोली लग रही। अगर आप इस तरह करते रहेंगे देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। किसी को सजा देना ये न्यायपालिका का अधिकार है, ना कि पुलिस का। योगी राज में एनकाउंटर तो सियासी काउंटर। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। अपराधियों पर एक्शन तो मौलाना को टेंशन। पुलिस जो है बदमाश को पकड़ लेती है, उसके बाद जो एनकाउंटर करती है तो वो एक फर्जी एनकाउंटर होता है। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हैदराबादी भाईजान बेचैन। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं, उत्तर प्रदेश में क्राइम कोई भी हो, क्रिमिनल कोई भी हो, अपराध का हिसाब करने में योगी फोर्स की बुलेट पीछे नहीं। लेकिन यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स को मिली छूट लंबे अरसे से योगी विरोधियों को खलती रही। यूपी पुलिस की क्राइम कंट्रोल नीति कई तबकों को चुभती रही और इस पर सियासत भी जारी है। लेकिन आज यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन से बेचैन लोगों को योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलेट एक्शन पर सीएम योगी ने साफ कहा कि पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या गोली खाएगी। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। 2017 से यूपी में क्राइम और क्रिमिनल्स को लेकर योगी का मैसेज क्लियर है, किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए योगी फोर्स लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रही है। अबे जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। अब योगी फोर्स के एक्शन से अपराधियों और उनके पैरोकारों में क्यों हाहाकार मचा है, उसकी बानगी आंकड़ों से समझिए। यूपी पुलिस के मुताबिक साल 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में कुल 16,284 एनकाउंटर हुए। पुलिस ने इन मुठभेड़ में 266 बड़े और इनामी अपराधियों को ढेर कर दिया और 10,990 बदमाश घायल हुए, जिनमें ज्यादातर ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा थे। विरोधियों को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पुलिस एक्शन का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि प्रदेश में दंगों और शांतिपूर्ण पर्वों का भी जिक्र करते हुए विरोधियों को आईना दिखा दिया। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी में एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा पर सख्त टिप्पणी करते हुए एनकाउंटर पर गाइडलाइंस जारी की थी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के दिलों में खाकी का खौफ योगी फोर्स की इसी बुलेट पॉलिसी की वजह से है। और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए जो ऑपरेशन जारी है वो रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में ना एनकाउंटर रुकेगा और ना यूपी में रुकेगा उपद्रवियों हुड़दंगियों पर कोई एक्शन। आज शबे बारात, इस्लाम को मानने वाले लोग इसको मनाते हैं। कुछ मौकों पर कुछ साल पहले तक
सरेआम हंगामा होता था, स्टंटबाजी होती थी आज ही के त्योहार के दिन। लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद ये ऐसी तस्वीरें आनी लगभग रुक चुकी हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं हाई अलर्ट घोषित करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। रात को इस शब को अल्लाह की इबादत में गुजारें और जब कब्रिस्तान जाएं तो इस बात का एहतिमाम करें कि अपनी गाड़ियां वहीं पे पार्क करें जो कि पहले से डिजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। योगी साफ कह चुके हैं कि किसी अवसर पर ना शोर शराबा बर्दाश्त है, ना हुड़दंग और ना ही किसी तरह की स्टंटबाजी। और अगर ऐसा किया तो हिसाब वो होगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। और ऐसे निर्देश आज रात होने वाली शब बारात के लिए दिए गए हैं, जिसको लेकर योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। भाईजान को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम होगा, लेकिन शर्त एक ही है, हुड़दंग नहीं होना चाहिए। योगी फोर्स सड़कों पर है और फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां शब बारात के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। शब रात को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पुलिस की ओर से वहां पर जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से इस्लामाबाद की बात हो या फिर निशानी गेट की बात हो, फ्लैग मार्च जो है वो इन सभी क्षेत्रों में निकाले गए हैं। इसके अलावा पुलिस का आला दस्ता जो है वो भी मौजूद है। इसके लिए संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है और साथ ही असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर हुड़दंग या आतिशबाजी करने की कोशिश की गई तो पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी। ऐसे लोग जो इस त्योहार पर आतिशबाजी या छुरी छोड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घटित होती हैं, इस पर भी पुलिस निगाह रखे है। इसमें अभी तक पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक और संवेदनशील इलाके संभल में भी योगी फोर्स एक्टिव है, क्योंकि यहां अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन के बाद पहली शब बारात मनाई जा रही है। तो वहीं लखनऊ में भी संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएससी को तैनात किया गया है। इसके अलावा स्टंटबाजी करने वालों पर सख्ती बरतने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कल लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में अहम बैठक भी की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन और उलेमाओं के बीच हुई मीटिंग में तैयारियों पर चर्चा हुई। जहां एक तरफ पुलिस तैयार है तो मौलाना ने भी अपील की है, इस पवित्र रात को इबादत, तौबा और दुआ में गुजारें। आतिशबाजी, बाइक से स्टंट और हुड़दंग जैसी गतिविधियों से बचें। इसका पूरा एहतिमाम करें कि इस रात को, इस शब को अल्लाह की इबादत में गुजारें और जब कब्रिस्तान जाएं तो इस बात का एहतिमाम करें कि अपनी गाड़ियां वहीं पे पार्क करें जो कि पहले से डिजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। और इस मुबारक रात में ना आतिशबाजी में अपना रुपया पैसा जलाएं और ना मोटरसाइकिल स्टंट करें, बल्कि कानून पर पूरी तरीके से अमल करें। यह अपील यूं ही नहीं हुई है। मौलाना और उलेमा जानते हैं कि यूपी में सभी को अपने पर्व और त्योहार मनाने की आजादी है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात भगवान कल्की के संभल की। हिंदुओं के कई तीर्थ स्थलों वाला पवित्र संभल, जहां आजादी के बाद से इतिहास खून से लिखा गया। संभल के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई एक दशक नहीं है आजादी के बाद, कोई एक दशक नहीं जब यहां हिंदुओं को टारगेट ना किया गया, जब संभल में हिंदुओं को टारगेट करके दंगे ना हुए हों। और अभी इसी सच्चाई को दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई जा रही है। इसका पोस्टर मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं। महेश मांजरेकर इसमें अभिनीत आपको नजर आएंगे। कल्की संभल। लेकिन इस फिल्म का पहला पोस्टर जैसे ही सामने आया, यानी ये पोस्टर जैसे ही सामने आया, भाईजान बड़ा कुछ। कल्की धाम संभल के दंगों की सच्चाई आखिर किसे डरा रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं कि भाईजान को इतनी दिक्कत क्यों है। और कई अहम सवाल उठाने वाली रिपोर्ट आज इस फिल्म के परिप्रेक्ष्य में और संभल के परिप्रेक्ष्य में आपको देखनी चाहिए।
संभल के भाईजान कल्कि से परेशान, सामने आएगी सच्चाई, हिंदू आबादी कैसे घटी, कौन छिपाना चाहता है दंगे का इतिहास। 15 से ज्यादा दंगों का इतिहास बताता है कि संभल में हिंदुओं को टारगेट किया गया। 1947 में संभल में करीब 45% हिंदू थे और 55% मुसलमान, और अब आज़ादी के 70 साल बाद उसी संभल में सिर्फ 15 से 20% हिंदू बचे हैं, जबकि 80 से 85% मुसलमान हैं। नवंबर 2024 की हिंसा के बाद जांच रिपोर्ट में भी सबूत मिले थे कि संभल में कैसे दंगों की आग में हिंदुओं को जलाने की साजिश रची गई और उन्हें प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किया गया। जिस संभल में हिंदुओं के 68 देवतीर्थ हैं, शास्त्रों में जिस संभल के 19 पवित्र कूपों का जिक्र है, जहां कलयुग के अवतार भगवान कल्कि जन्म लेंगे, ऐसी मान्यता है, दंगों की वजह से उसी संभल की पहचान बदल गई। डर और दहशत से संभल की डेमोग्राफी बदल गई और अब इसी सच्चाई को दिखाने के लिए फिल्म निर्माता अमित जानी ने संभल फाइल्स बनाने का फैसला किया है। नाम उपलब्ध न होने की वजह से फिल्म का नाम रखा गया कल्कि संभल। 2 फरवरी को फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया और इस पोस्टर में संभल के 2 विलेन दिखाए गए हैं, भाईजान और अब्बाजान। भाईजान के किरदार में एक्टर विजय राज दिख रहे हैं, जबकि अब्बाजान के किरदार में महेश मांजरेकर। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर को संभल के सियासी चेहरों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म में अब्बाजान को संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क, भाईजान को संभल के मौजूदा सांसद और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क के रूप में दिखाया गया है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा, आगे दूसरे कैरेक्टर भी रिवील किए जाएंगे। जनता अपने हिसाब से तय करेगी कि कौन किस किरदार को निभा रहा है। अब्बाजान संभल में किसको कहा जाता था? कौन थे अब्बाजान? अब्बाजान का कैरेक्टर इसमें महेश मांजरेकर, जो बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं और बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा मूवी अपने जीवन में डायरेक्ट की हैं। और भाईजान, जिन्होंने 2024 में दंगा भड़काने की कोशिश की, हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिसमें कामयाब नहीं हुए। तो भाईजान कौन है वो तो खुद तय करेगी जनता। फिल्म में दिखाया जाएगा कि संभल का माहौल बिगाड़ने वाले कौन थे, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने वाले कौन थे और खूनी दंगों में इन किरदारों की क्या भूमिका थी। 78 के दंगों की कहानी है, किस तरह वहां हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काया गया और किन पॉलिटिकल फायदों के लिए उन्होंने कैसे अपनी कयादत, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए वहां की जनता को दंगों की आग में झोंका। फिल्म की शूटिंग अभी शुरू होनी है, लेकिन पोस्टर रिलीज होते ही भाईजान परेशान हो गए हैं। जी न्यूज से बातचीत में संभल के हिंदुओं ने कहा, सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के मुताबिक किसी की गलत तस्वीर नहीं पेश की जानी चाहिए। कैसे ये चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने दंगे कराए, हमारे शांतिपूर्ण जो हमारी शांति व्यवस्था चल रही थी उत्तर प्रदेश में, ये भंग कराया गया था, इसमें काफी मौतें हुई थी, इसके जिम्मेदार यही होंगे। सांसद को इस तरीके से बुराई होती है उसमें, तो वो तो एक अलग बात है, बुराई नहीं होती। सवाल यह है कि संभल में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह भगवान कल्कि के संभल की पहचान बदली है, अगर सिनेमा के जरिए वो सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे परेशान होने की जरूरत क्या है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी फोर्स के एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी कई बार सवाल उठा चुके। एक बार फिर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर उंगली उठाई, लेकिन इसी के साथ ओवैसी ने गौ रक्षकों पर भी एक टिप्पणी की और उसी टिप्पणी के बाद हंगामा है। कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं। तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। सुनो, जो गाय रक्षक है, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। चुनावी भाषण में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से बुलडोजर, पैर में गोली, गोरक्षक जैसे शब्द यूं ही नहीं निकले। इनके जरिए ओवैसी ने आरोप लगाया है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मुस्लिमों को पीड़ित और लाचार करार देते हुए गोरक्षकों को राक्षस बता दिया। अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। सुनो जालिमों, सुनो, जो गाय रक्षक है, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। ओवैसी ने यह बयान तेलंगाना में दिया, जहां वो नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मुसलमानों को कमजोर दिखाने के लिए गोरक्षकों को राक्षस बताने लगे। मगर शायद ओवैसी साहब ने गोकशों की ये करतूतें नहीं देखी हैं।
जिसकी तस्वीरें आए दिन उत्तर भारत के इलाकों से आती रहती हैं। बीती रात भी यूपी के आजमगढ़ में योगी फोर्स ने गोकशी करने वाले 2 गो तस्करों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से प्रतिबंधित पशु, पिकअप वैन और अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। और ऐसे मामले 1-2 या 50-100 नहीं है। यूपी सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 तक के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक गोकशी और गो तस्करी के 1200 मामले दर्ज हुए। उनमें 2709 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 568 आरोपियों ने पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर किया। 476 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 9 के खिलाफ NSA लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दर्जनों आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। इनमें ज्यादातर आरोपी मुसलमान हैं। यही वजह है कि ओवैसी परेशान है और गोकशों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले गोरक्षकों को राक्षस बताने से भी गुरेज नहीं किया। मगर उनके इस बयान से गोरक्षक और हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और ओवैसी से माफी की मांग कर रहे हैं। गौरक्षकों को राक्षस बताने वाले हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान कम से कम इस बात को तो ध्यान रखते हैं कि आप एक भारत की प्रतिष्ठित संसद के सदस्य हैं। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देते हुए कि गौरक्षकों को राक्षस बताते हो। जाहिर है देश के कई राज्यों में गोकशी के खिलाफ सख्त कानून है और सनातन में आस्था रखने वाले संगठन गौवंश को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। मगर मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ओवैसी ने गोरक्षकों को राक्षस बताकर नई लकीर खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार के विकास मॉडल ने यूपी की पहचान बदली। जिस प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बन रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और इसी के भरोसे अब यूपी आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बन रहा है। और अब केंद्रीय बजट के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के विकास की रफ्तार को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी। सीएम योगी का प्लान, यूपी को नई पहचान। लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित यूपी का एजेंडा, योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश बनाना हो या उत्तम प्रदेश के लिए विकास के पथ पर दौड़ाना हो, सीएम योगी हर मोर्चे पर क्लियर एंड क्विक रिस्पांस लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और योगी की इस विकास नीति की नई तस्वीर दिखी लखनऊ में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026-27 में उन्होंने बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की। योगी ने राज्य को फार्मा और मेडिकल डिवाइस का प्रमुख हब बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। केंद्र की तरफ से बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम के तहत अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया। प्रदेश में पहले फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने यूपी में फार्मास्यूटिकल का हब एंड स्पॉट मॉडल, इसका खाका देश के सामने रखा। ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा। ये हब एंड स्पॉक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो टारगेट सेट किया है, उसमें फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को रीढ़ की हड्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए निवेशकों को योगी ने SSS की गारंटी भी दी है। उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ भविष्य को सुधारने और संवारने पर ही काम नहीं हो रहा, बल्कि इतिहास और धरोहरों को भी संजोने का काम तेजी से जारी है। यूपी के हस्तिनापुर और सारनाथ की विरासत को अब नई पहचान मिलने वाली है। इन दोनों जगहों को एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रावधान है। इन्हें वाइब्रेंट सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां बेहतर यात्री सुविधाएं और इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे।
हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। 2017 से लेकर अब तक यूपी ने पूरे देश में कई मिसाल कायम किए हैं। सख्त प्रशासन के दम पर उपद्रव और दंगे से मुक्त होकर विकास की पटरी पर लौटे यूपी को अब योगी और गति देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जी इन्वेस्टिगेशन की बात, वो बात जो कि आपके घरों के साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर मनमानी की बात। आज दिल्ली सरकार ने स्कूलों के नए सेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी नोटिफिकेशन में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया कि फीस ना बढ़ाई जाए। लेकिन जब इसी मुद्दे पर हमने सरकारी नोटिफिकेशन की पड़ताल की तो सामने आया कि बढ़ी हुई फीस को लेकर बच्चों के जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो आज भी एक लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। वो लड़ाई क्या है, इस नोटिफिकेशन की सच्चाई क्या है और स्कूलों के अंदर का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तमाम नियमों के बावजूद इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। विद्यालय यानी आज के स्कूल को लेकर कहा जाता है कि यहां देश का भविष्य तैयार होता है। स्कूलों की 4 दीवारी में एक बच्चा शिक्षा और अनुशासन का पाठ पढ़कर जिंदगी की कठिन परीक्षा के लिए तैयार होता है। लेकिन आज आधुनिकता की अंधी दौड़ ने स्कूलों की परिभाषा को बदल दिया है। आज बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ है तो माता पिता के कंधों पर मोटी फीस का बोझ। स्टूडेंट के शरीर पर बदलते यूनिफॉर्म की मजबूरी है तो पेरेंट्स की जेब पर खर्चों की मजबूरी। यानी कुल मिलाकर आज की तारीख में स्कूल मैनेजमेंट एक सेट बिजनेस मॉड्यूल के जरिए पढ़ाई लिखाई का जो धंधा चला रहे हैं, उसने मिडिल क्लास परिवारों की कमर तोड़ दी है। ये सब के सब स्कूल आपके नो प्रॉफिट नो लॉस में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इनके बुक ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि स्कूल लगातार बच्चों से ली गई फीस को सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। दिक्कत सर ये है कि नया एक्ट आने के बाद भी फी रेगुलेशन का, उसके बाद भी बच्चों पे कोर्सिव एक्शन हो रहे हैं। जो अकाउंट्स अगर इसके हम देखते हैं तो उसके अंदर जो लीगल एंड फीस है वो 10-10 लाख रुपए 9-9 लाख रुपए वो डली हुई है हर साल। ये व्यथा सिर्फ दिल्ली के 2-4 अभिभावकों की नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों पेरेंट्स की है। लेकिन आज की जी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली के स्कूलों की मनमानी की रिपोर्ट दिखाने के पीछे बड़ी वजह है स्कूल फीस को लेकर दिल्ली सरकार का वो नया नोटिफिकेशन, जिसे देखकर राहत महसूस तो होती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा सत्र 2025-2026 में किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। स्कूल वही फीस ले सकेंगे जो वो 1 अप्रैल 2025 तक ले रहे थे। अगर किसी स्कूल ने इस साल पहले ही फीस बढ़ा दी है तो बढ़ी हुई रकम कानून के हिसाब से जांच के दायरे में आएगी और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी करना पड़ सकता है। ये सब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होगा? क्या वाकई स्कूल बढ़ी हुई फीस वापस करेंगे या फिर फीस नहीं बढ़ाएंगे? स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी के खिलाफ पिछले 30 सालों में अदालती लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल इस मामले में क्या कहते हैं, सुनिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी मुनाफा आप नहीं कमाएंगे, लेकिन हो ये रहा है कि कितने लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और स्कूल खोल लिए हैं, इसलिए वो सब मुनाफा कमाने के लिए हैं। तो जितने भी आज स्कूल चल रहे हैं वो सब मुनाफे की दौड़ में हैं, और जबकि कानूनी प्रोहिबिटेड है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर उन सब की कोशिश ये रहती है कि जितना से ज़्यादा पैसा पेरेंट्स की जेब में से निकाला जाए वो निकाल लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन भी एक तरह से सरकार की हार और स्कूलों की मनमानी की जीत है, क्योंकि फीस मुद्दे पर सरकारी पहल का फरमान दिसंबर 2025 में लाया गया था और इस कानून को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही गई थी, जिसके बाद इस कानून के खिलाफ स्कूल पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट में मिड टर्म कानून की हार हुई और पेरेंट्स पिछले साल बढ़ी फीस चुकाने को मजबूर हुए।
2025-26 की फीस जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब क्या डिसाइड करेगा पता नहीं, या एज पर लॉ चलेगा। दोनों ही बातें अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कौन से मैटर में डिसाइड करेगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल मैटर्स जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस इश्यूज में पेंडिंग है। यानी सरकारी तंत्र स्कूलों की ताकत के आगे एक बार फिर बेबसी नजर आ रही है और करीब पिछले 3 दशकों से चल रही फीस मुद्दे की लड़ाई का हल आज भी कानून की चौखट के पीछे से पेरेंट्स को मुंह ही चढ़ा रहा है। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी और अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं आज दिल्ली के साउथ एवेन्यू में बने हुए बंगाल भवन के बाहर जबरदस्त ड्रामा होता है, क्योंकि कल जिस एपिसोड को ममता बनर्जी ने शुरू किया उसमें दिल्ली पुलिस ने एक और चैप्टर जोड़ दिया और हालात ये हो गए कि एक एक करके बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस एक दूसरे की गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आई। यानी दिल्ली पुलिस और दीदी की पुलिस आज आमने सामने थी। देखिए जरा। अंदर पश्चिम बंगाल की पुलिस और बाहर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में बने बंगाल भवन के अंदर और बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा कल शुरू हुआ, आज उसका नया चैप्टर सामने आ गया। ये तस्वीरें आज सुबह करीब 11 बजे की हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल पुलिस की गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। गाड़ियों के बोनट दरवाजे खोले गए, मेटल डिटेक्टर डिवाइस से गाड़ियों की जांच की गई और डायरी में इसकी बाकायदा एंट्री भी की गई। वेस्ट बंगाल की गाड़ियों को दिल्ली पुलिस चेक कर रही है, तो जिस तरह से सुरक्षा को देखकर जो है पूरा जो इस सुरक्षा घेरा है उसको पूरी तरह से चेक कर रही है। ये वेस्ट बंगाल पुलिस की गाड़ियां हैं जो कि अब दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को वेस्ट बंगाल पुलिस चेक कर रही थी। और क्या चल रहा है आप समझ रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, और यहाँ अभी पूरी चेकिंग हो रही है। लेकिन बंगाल भवन के बाहर चेकिंग का एक खेल दिल्ली पुलिस ने शुरू नहीं किया। आज सुबह बंगाल भवन के बाहर दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां खड़ी थी उनकी चेकिंग पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरू कर दी। इतनी बड़ी कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने 22 पुलिस वालों को दिल्ली बुलाया है। यहाँ देख सकते हैं आप बंगाल पुलिस के सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये सारी जो है इस समय तैयारी हो रही है। और जैसे कि ममता बनर्जी ने और फोर्सेस जो है अपनी मंगाई हैं सुरक्षा के लिहाज से, उससे ये लगता है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस पूरे शक्ति प्रदर्शन के पीछे बंगाल भवन में मौजूद कम से कम 50 SIR पीड़ित हैं, जिन्हें ममता बनर्जी अपने साथ लेकर आई। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल के SIR पीड़ितों को धमकाया जा रहा है। Brother, what happened? Why you people are here? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहा हो? दिल्ली पुलिस पर ममता बनर्जी किस तरह से बरसी आप देख चुके हैं। सवाल दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर ज्यादा सुरक्षा को लेकर है। हालांकि दिल्ली पुलिस का तर्क है कि ममता बनर्जी को Z+ की सुरक्षा है और वो इसी का पालन भर कर रही है। ममता बनर्जी के गुस्से और बंद भवन को किला बनाने के पीछे दिल्ली पुलिस का यही जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट। बात यूपी की सड़कों पर दौड़ती हुई मौत। अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें आई जहां आप देखेंगे तो खौफ में आए। बेकाबू रफ्तार की कहर से लोग मौत के मुंह में जाते हुए बचे। कई मामूली विवाद को लेकर एक दूसरे का खून बहाने पर लोग आमादा हुए। आज की तस्वीरें सोशल पर्सपेक्टिव में आपको जरूर देखनी चाहिए। गाजियाबाद में सड़क पर चल रहे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि कुछ ही सेकंड में उनका मौत से सामना हो सकता है। तस्वीरें देखिए, महिला 2 बच्चों के साथ सड़क पर चल रही है। इसी बीच पीछे से बेकाबू कार आती है। पहले सड़क किनारे बाइक को टक्कर मारती है, फिर महिला और बच्ची को रौंद देती है। इस दौरान महिला कार की बोनट पर करीब 50 मीटर तक लटकी रही, फिर सड़क पर गिर पड़ी। टक्कर में महिला और बच्ची बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीर फतेहपुर से भी सामने आई है। यहाँ पर बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। पहले साइकिल और बाइक को टक्कर मारी और फिर सामने जो भी आया उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन कार सवार ने रफ्तार कम नहीं की। कार की टक्कर से कई लोग घायल हो गए। कानपुर में भी थार का कहर देखने को मिला। रिहायशी इलाके में थार ने पहले खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी,
और फिर भागने के चक्कर में पीछे खंबे से टकरा गई। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी की सड़कों पर बेकाबू रफ्तार वाली गाड़ियां तो मौत बनकर घूम ही रही हैं। कई जगहों पर लोग भी खून खराबे पर उतर आए हैं। बीच सड़क पर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे, लोहे की रॉड और पत्थर चले। खूनी झड़प में महिला, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। जिसके हाथ में जो लगा उसी से दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गया। काफी देर तक बीच सड़क पर खूनी खेल चलता रहा, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए और इलाके में दहशत फैल गई। सहारनपुर में भी दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद कूड़ा डालने को लेकर हुआ। पहले गाली गलौच हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें एक नाबालिग की मौत तक हो गई। उधर झांसी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हमला कर दिया। पहले लात घूंसे मारे और फिर कैश लेकर फरार हो गए। लेकिन बाइक सवार बदमाशों की करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधमपुर के रामनगर में एनकाउंटर चल रहा है। कल से तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, खबर है कि जोफर इलाके में जवान ने जैश के आतंकियों को घेरा, जिसमें एक आतंकी बुरी तरह से घायल हुआ और अभी भी यह ऑपरेशन किया लगातार जारी है। यह ऑपरेशन किया कल से शुरू हुआ था उधमपुर में और सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ा इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन ये शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे को लेकर जवान अलर्ट पर हैं। पिछले कई दिनों से लगातार एक्शन जारी है। इसी सीरीज में उधमपुर में कल सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जहां रामनगर इलाके में आतंक के खिलाफ अभियान पर बड़ी खबर सामने आई है। उधमपुर में एनकाउंटर, जैश के दो आतंकी घिरे। जहां सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को घेर लिया है। इलाके से लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। कल आतंकियों को लेकर इनपुट मिला था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रामनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है, जिसे ऑपरेशन किया नाम दिया गया है। आपको बता दी कि मुठभेड़ करीबन 4 बजे जो है वो शुरू हुई है, जब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जो कांटेक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ। कल से ही इस इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा था। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, इस तरह की यहाँ पर खबरें हैं। और उसी बीच ये भी खबर आ रही है कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घायल कर दिया है और लगातार वो यहाँ पर उसे जल्द से जल्द ढेर करने के लिए जो कवायद है वो तेज की गई है। आपको बता दें कि उधमपुर के अलावा लगातार अलग अलग इलाकों में जहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं, खासतौर पर किश्तवाड़ के छात्रों की बात करें और उसी के साथ साथ कठुआ के अलग अलग इलाकों में भी इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, ताकि किसी भी नापाक साजिश को पहले ही नाकाम किया जा सके। सर्दी और बर्फबारी को देखते हुए आतंकी मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह भी 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर में इस साल के अपने पहले दौरे पर जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 5 फरवरी को शाम तक जम्मू पहुंचेंगे। 6 फरवरी को हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर जाएंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का रिव्यू करेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर अहम सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। 7 फरवरी को श्रीनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। घाटी में सीमा पार से आने वाले घुसपैठिए हों या फिर जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी, चुन चुन कर सबको साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाक सेना के खिलाफ बीएलए ने ऑपरेशन अपना और तेज कर दिया है। वहां के नौशिकी में सड़कों पर बीएलए ने बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके उतर चुके हैं। कादराबाद में बीएलए फाइटर गश्त लगा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं नौशिकी और कादराबाद से कैसे अपना एरिया का विस्तार लगातार बीएलए करता जा रहा है और ये पाक सेना के खिलाफ सीधी चुनौती देते हुए खुला जंग का ऐलान है बीएलए की तरफ से। उधर बलूचिस्तान में पीटने के बाद मुनी की सेना गीदड़ धमकियां दे रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन हालत इतनी खस्ता है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अपनी कंगाली पर आंसू बहा रहा है संसद के अंदर। तो बलोच जवानों के हौसले बुलंद हैं और हर रोज पाकिस्तानी शहर पर एक नया बलोच झंडा लहरा रहा है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। क्वेटा, नुश्की, दरबदीन, खरान जैसे इलाकों में लाशें बिछी पड़ी हैं। आजादी की मांग कर रहे बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों पर पाकिस्तानी जवान जल्लाद बनकर टूट रहे हैं।
लेकिन बलोच लड़ाके भी किसी से कम नहीं है। मुनीर के गुर्गों को बलोच आर्मी के लोग उसी भाषा में अब जवाब दे रहे हैं। इसी हफ्ते जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ पाकिस्तान के 12 शहरों पर हमला किया, जिसमें 200 लोगों को मार डाला, अचानक हुए इस हमले से मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरान सकपका गए हैं। अपने अफसरों को इस तरह मार खाते देखने के बाद भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि चेहरे पर कितना खौफ है। अपने जवानों को पिटता देखा तो मुनीर के गुर्गों का खून भी खौलने लगा, लेकिन उनकी हालत किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। अपनी फौज को बलोचों के सामने गिड़गिड़ाते देखा तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की हिकड़ी भी निकल गई। अब वो संसद में इस बात पर आंसू बहा रहे हैं कि उनके पास तो बलोचों जितने हथियार भी नहीं हैं। लड़े तो आखिर लड़े कैसे, जाएं तो आखिर जाएं कहां। वहीं बलोच ने हौसला नहीं हारा है। बलोच ने अपने समर्थकों से सड़कों पर निकलने और साथ देने की अपील की है। बलोच लड़ाके पाकिस्तान की जेल, सेना के ठिकानों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करना शुरू किया, तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील की तैयारी। लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर तो ये है कि ईरान ने एक ऐसा खतरनाक हथियार तैयार किया जिसने अमेरिका के साथ इजराइल तक के होश उड़ा दिए। एक तरफ डील का गेम, दूसरी तरफ 80,000 खूनी फिदाइन तैयार। ईरान और अमेरिकी तनाव के बीच खामनेई ने अमेरिका को धोखे से खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और उसके साथ है रूस की खुली मदद। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि अमेरिका से निपटने की ईरान ने कितनी बड़ी तैयारी की है। खबर तो ये भी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बदले में ईरान इजराइल के ऊपर इन खूनी फिदाइन का इस्तेमाल कर सकता है, जो पल भर में इजराइल पर बारूद की बारिश कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि ईरान के पास इस वक्त 80,000 शाहिद लड़ाकू ड्रोन है और हर दिन वो 400 नए शाहिद ड्रोन तैयार कर रहा है। यानी ईरान मौत का सामान पूरी रफ्तार के साथ तैयार कर रहा है। दावा है कि ईरान ने ये ड्रोन रूस से खरीदे हैं और वो रोजाना अब सैकड़ों की तादाद में इनका उत्पादन कर रहा है। ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि अमेरिका उसे निगलने की कोशिश कर रहा है और अगर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट बना तो वो अपने बचाव में हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका अपनी फितरत से बाज आए, नहीं तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। खामने के इस बयान को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर के अल्फाज हैं और इनका मतलब सिर्फ हवाबाजी नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसकी तैयारी पूरी है। और राजनीति में आज भी सिर्फ इतना है।